चलिए फटाक से शुरू करते हैं। क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन एक्सरसाइज 1.1 इंट्रोडक्शन पार्ट 3। इसके पहले हमने 1.1 के इंट्रोडक्शन पर 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल पर आप उसको देख सकते हैं। और पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्वतुल्य संबंध के बारे में, सममित संबंध के बारे में, और हमने बात किया था संक्रामक संबंध के बारे में, संक्रामक। और इसके साथ ही साथ हमने बात किया था तुल्यता संबंध के बारे में। तो क्या होता है स्वतुल्य संबंध, क्या होता है सममित संबंध, क्या होता है संक्रामक संबंध और क्या होता है तुल्यता संबंध, इसके बारे में बहुत ही डिटेल में हमने पिछली वीडियो में बात किया था। तो आज का ये वीडियो समझने के लिए आपको सबसे पहले हमारा पिछला पार्ट देखना पड़ेगा। तो अगर आप स्वतुल्य, सममित, संक्रामक और तुल्यता संबंध के बारे में नहीं जानते हैं तो जाकर सबसे पहले हमारा पिछला वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो तुल्यता संबंध क्या होता है इसके बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में भी बता रखा है। एक बार हम फिर से बता देते हैं कि ऐसा संबंध जो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों हो, और संक्रामक तीनों हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं तुल्यता संबंध। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तुल्यता संबंध। और बाकी स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक होता क्या है इसके बारे में आप डिटेल में देखने के लिए, डिटेल में जानने के लिए हमारा पिछला पार्ट जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया हुआ है, कह रहा है मान लीजिए टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। टी क्या है यहाँ पर लिख लेते हैं हम। टी है समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय। समतल का मतलब समझ लीजिए आपके मोबाइल का स्क्रीन या आपके लैपटॉप का स्क्रीन जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। अब इस समतल पर दुनिया भर के हम कई प्रकार के त्रिभुज बना सकते हैं। दुनिया भर के जितने भी त्रिभुज इस समतल पर स्थित हैं वो सब के सब इस कैपिटल टी में आते हैं, क्योंकि कैपिटल टी क्या है? समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। दुनिया भर के जितने भी त्रिभुज हम लोग इस समतल पर बना सकते हैं सब के सब इस कैपिटल टी में आने वाले हैं। इतनी बात आपको पहले समझ में आनी चाहिए। इसके बाद क्या बोला गया है क्वेश्चन में, उसको देखते हैं। इसके बाद कह रहा है समुच्चय टी में R बराबर T1 T2, जहां पर T1 T2 के सर्वांगसम है एक संबंध है। अब यहां पर एक संबंध लिखा हुआ है। संबंध कैसा है? संबंध ऐसा है जिसमें T1 T2 से रिलेटेड है। अब इस रिलेशन में बोला गया है कि जो T1 है वो T2 के सर्वांगसम है, यानी कि जो पहला वाला त्रिभुज है वो दूसरे वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है। ये सर्वांगसम का चिन्ह होता है, T1 T2 के सर्वांगसम है। इस प्रकार का एक संबंध लिखा हुआ है। अब कह रहा है सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। हमको ये सिद्ध करना है कि जो हमने यहाँ पर संबंध लिखा है R, ये एक तुल्यता संबंध है। यानी कि इस क्वेश्चन में जो ये संबंध लिखा हुआ है इसको हमको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। अगर हम लोग ऐसा सिद्ध कर दिए कि जो ये रिलेशन है वो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों है, तब हम लोग एक साथ मिलाकर बोल सकते हैं कि ये संबंध तुल्यता संबंध है। ये संबंध तुल्यता संबंध है। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब बारी बारी से हम लोग सबसे पहले इस संबंध को स्वतुल्य सिद्ध करेंगे, उसके बाद सम्मित सिद्ध करेंगे, उसके बाद संक्रामक सिद्ध करेंगे। इसके पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं? सभी लोगों ने क्लास 10th में पढ़ रखा है सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में। सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं अगर हम शॉर्ट में बात करें तो अगर दो त्रिभुज यहां पर हम ले लेते हैं, दो त्रिभुज, एक त्रिभुज है त्रिभुज ABC
और दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज PQR। PQR सर्वांगसम त्रिभुज की खासियत ये होती है कि इनमें संगत भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे कि मान लीजिए AB और PQ संगत भुजा है, तो AB की संगत भुजा PQ है, तो ये AB और PQ बराबर होगा। ऐसे ही BC की संगत भुजा मान लीजिए QR है, तो BC बराबर QR होगा। और ऐसे ही AC की संगत भुजा इधर PR है, तो AC बराबर PR होगा। और साथ में सर्वांगसम त्रिभुज में एक और खासियत होती है कि जो संगत कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। जैसे कोण A बराबर कोण P हो गया, कोण B बराबर कोण Q हो गया, और कोण C बराबर कोण R हो गया। यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज की दो खासियत होती है। सर्वांगसम त्रिभुज की दो खासियत ये होती है कि इनमें संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी हमने यहाँ पर बता दिया जो कि सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। तो अब हम लोग इस संबंध को स्वतुल्य सिद्ध करेंगे। तो स्वतुल्य संबंध के लिए स्वतुल्य संबंध के लिए, तो स्वतुल्य संबंध के परिभाषा में हमने आपको बताया था कि जितने भी अवयव किसी समुच्चय A में हैं, प्रत्येक A के लिए, प्रत्येक A एप्सिलॉन A के लिए, यानी कि जितने भी अवयव समुच्चय A में हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, AA R में होना चाहिए, AA संबंध में होना चाहिए। तो उसको हम लोग स्वतुल्य बोलते हैं। अब जैसे कि इस प्रश्न में समुच्चय A की जगह पे एक समुच्चय T दिया हुआ है, कैपिटल T। कैपिटल T क्या है, समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। यानी कि समतल पर जितने भी त्रिभुज संभव हैं सब के सब इस कैपिटल T में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एक बॉक्स बना दे रहे हैं, इसमें बहुत सारे त्रिभुज आ रहे हैं, दुनिया भर के सारे त्रिभुज इसमें आ रहे हैं जो कि एक समतल पर बनाए जा सकते हैं। और जैसे हम यहाँ पर स्मॉल a की बात कर रहे थे, स्मॉल a क्या था, स्मॉल a समुच्चय A का एक अवयव था। तो ऐसे ही मान लीजिए जो ये त्रिभुजों का समुच्चय है कैपिटल T जो हमने यहाँ पर बॉक्स बनाया है, इसमें बहुत सारे त्रिभुज हैं जिसको हम लोग T1, T2, T3, T4, T5, T6 दुनिया भर के इसमें सारे त्रिभुज इसमें मौजूद हैं जो कि समतल पर बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए त्रिभुजों के इस समुद्र में से हम लोग एक त्रिभुज T1 निकाल रहे हैं, एक त्रिभुज इसमें से T1 निकाल ले रहे हैं, कोई एक T1 त्रिभुज निकाल लिए। मान लीजिए T1 त्रिभुज ऐसे कुछ है, ठीक है। तो भैया T1 एक त्रिभुज हमने निकाल लिया और T1 को हम वापस से बना रहे हैं, T1 को वापस से बना रहे हैं। ये भी T1 है और समझिए ये भी T1 है, दोनों ही त्रिभुज T1 ही है। तो अगर दो त्रिभुज हम उठा रहे हैं और दोनों त्रिभुज हुबहू एक ही जैसा है, हुबहू दोनों एक ही जैसा होगा क्योंकि ये भी T1 है और ये भी T1 है, तो हुबहू एक ही जैसा है तो सर्वांगसम तो होगा ना। हुबहू एक ही जैसा है तो संगत भुजा बराबर होगा ही, संगत कोण बराबर होगा ही। तो कोई भी त्रिभुज, दुनिया का कोई भी त्रिभुज उठा लीजिए, दुनिया का कोई भी त्रिभुज उठा लीजिए, वो खुद के सर्वांगसम तो होगा ही। दुनिया का कोई भी त्रिभुज उठा लीजिए वो खुद के सर्वांगसम होगा ही। ऐसे ही इस समुद्र में से, इस त्रिभुजों के समुद्र में से अगर आप T2 उठा लेते हैं तो T2 उठा लेंगे तो T2 भी T2 के सर्वांगसम होगा, T2 भी T2 के सर्वांगसम होगा। अगर आप T3 उठा लेंगे तो T3 भी T3 के सर्वांगसम होगा। दुनिया का हर एक त्रिभुज खुद के सर्वांगसम जरूर होता है। क्योंकि ये पहला प्रश्न है, इस पर हम काफी डिटेल में बात कर रहे हैं ताकि आपको पूरी चीजें गहराई में समझ में आ जाएं। एक क्वेश्चन आप अगर अच्छे तरीके से समझ लिए तो आगे के सारे क्वेश्चंस आपको काफी इजी लगेंगे। पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से देख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आगे के प्रश्न में आपको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो सिंपल सीधी बात यह है कि इन त्रिभुजों के समुद्र में से कोई भी त्रिभुज निकाल के लाइए। हम प्रत्येक के लिए बात कर रहे हैं, प्रत्येक T1 एप्सिलॉन T के लिए। अब इस लाइन का मतलब क्या है, कोई भी त्रिभुज T1 उठा लीजिए कैपिटल T में से, इन त्रिभुजों के समुद्र में से कोई भी त्रिभुज उठा लीजिए वो खुद के सर्वांगसम होगा ही। तो T1 सर्वांगसम T1 होगा, T1 सर्वांगसम T1 होगा। और जब भैया
T1 सर्वांगसम T1 होगा तो ये रिलेशन क्या कहता है, ये संबंध क्या कहता है, इस संबंध में वही त्रिभुज आएंगे, इस संबंध में वही त्रिभुज आएंगे जब T1 T2 के सर्वांगसम हो। T1 T1 के सर्वांगसम है, T1 T1 के सर्वांगसम है, ये रिलेशन में कौन आएगा, जब पहला वाला दूसरे वाले के सर्वांगसम होगा। तो भैया T1 तो T1 के सर्वांगसम होता ही है, जब T1 T1 के सर्वांगसम होता है तो इस रिलेशन में, इस संबंध में जरूर आएगा, क्योंकि ये संबंध का परिभाषा क्या कहता है, इस संबंध में वही T1 T2 आ सकते हैं, वही T1 T2 आ सकते हैं जब पहला वाला त्रिभुज दूसरे वाले त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। तो पहला वाला त्रिभुज दूसरे वाले त्रिभुज के सर्वांगसम 100% है, इसलिए T1, T1 इसमें, इस रिलेशन में जरूर होगा। तो यहां से बोल सकते हैं T1, T1 R में जरूर होगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, समतुल्य संबंध का परिभाषा ही यही कहता है कि AA एप्सिलॉन R होना ही चाहिए। तो यहाँ पर T1 T1 एप्सिलॉन R आ गया, तो सिमिलरली उसी प्रकार का कंडीशन यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब ये जो संबंध दिया गया है वो स्वतुल्य है। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि R स्वतुल्य है, R स्वतुल्य है। अब हम इसको इरेज करेंगे और हम लोग बात करेंगे सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए। तो सममित संबंध की परिभाषा में हमने आपको बताया था कि यदि किसी रिलेशन में, किसी संबंध में AB रहता है, AB किसी संबंध R में मौजूद है तो BA भी होना चाहिए। इसका उल्टा वाला, अगर AB है तो BA भी होना चाहिए, तब हम लोग उसको बोलते हैं सममित संबंध। तो देखते हैं भैया यहाँ पर क्या ऐसा कंडीशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे पहले, माना T1 T2 R में मौजूद है। पहले ही मान लेते हैं कि T1 T2 R में मौजूद है, T1 T2 संबंध में मौजूद है। तो भैया जब T1 T2 संबंध में मौजूद है तो अब हम लोग दिखाएंगे कि अगर T1 T2 मौजूद है तो क्या T2 T1 R में है या नहीं है, T2 T1 R में है या T2 T1 R में नहीं है। तो हमेशा आपको सममित संबंध में यही करना होता है, पहले हम मान लेंगे कि T1 T2 पहले से R में है। अब ये मानते हुए हमको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि भैया अगर T1 T2 R में है तो T2 T1 भी R में होना चाहिए, तभी हम लोग उसको सममित संबंध बोल सकते हैं। अब चलिए देखते हैं भैया कि T2 T1 है भी कि नहीं है। अब चूंकि T1 T2 R में मौजूद है तो ये संबंध क्या कहता है, संबंध यही कहता है कि अगर T1 T2 R में है तो T1 T2 के सर्वांगसम होगा, T1 T2 के सर्वांगसम होगा। तो यहां से इस बात का मतलब ये निकलता है, इस बात का मतलब ये निकलता है कि T1 T2 के सर्वांगसम होगा। अब हमको ये बताइए कि अगर दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज हमने ऐसे बना दिया, ओके, ABC, इसको बोल दिया T1, और एक दूसरा त्रिभुज बना दिया T2 PQR। अब बताइए अगर ये जो T1 वाला है T2 के जैसा है, यानी कि T1 और T2 अगर सर्वांगसम है तो क्या उसका उल्टा सही नहीं होगा, क्या T2 T1 के सर्वांगसम नहीं होगा। वो तो कॉमन सेंस वाली बात है भैया, अगर T1 हूबहू T2 के जैसा है तो T2 भी हूबहू T1 के जैसा ही होगा। तो अगर T1 T2 के सर्वांगसम है तो T2 T1 के भी सर्वांगसम जरूर होगा। तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर T1 T2 के सर्वांगसम है तो इस बात का मतलब ये भी है कि T2 T1 के सर्वांगसम होगा। अब क्योंकि T2 T1 के सर्वांगसम है तो इस बात का ये भी मतलब है कि T2 T1 भी R में जरूर होगा, क्योंकि इस रिलेशन में, इस संबंध में वही आते हैं जब पहला वाला दूसरे वाले के सर्वांगसम होता है। तो यहाँ पर हमने ये बता दिया है ऑलरेडी कि T2 भी T1 के सर्वांगसम है। जब T2 T1 के सर्वांगसम है तो T2 T1 भी R में जरूर होगा। तो हमने स्टार्ट कहां से किया था, हमने स्टार्ट यहां से किया था कि T1 T2 R में है। अब हम कहां पहुंच गए, ये मानते हुए
कि T2 T1 भी R में है, तो इसका मतलब ये सममित संबंध है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही बताया था अगर AB R में है और वहां से हम लोग यहां पहुंच जाते हैं कि BA भी R में है, तो इसका मतलब होता है कि वो संबंध सममित है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो संबंध है वो सममित है। R सममित संबंध है। R सममित संबंध है। तो उम्मीद करते हैं आपको सममित संबंध समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे संक्रामक संबंध पर। तो बात करते हैं संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक संबंध के लिए अब संक्रामक संबंध कब बोलते हैं, हमने आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, यहां पर हम बता देते हैं। यदि AB R में है तथा BC भी R में है, BC भी R में है, तो AC भी R में होना चाहिए। आप यहां पर देखिए AB R में है, B यहां पर आ रहा है, यहां पर भी B आ रहा है। AB R में है, BC R में है, अगर ऐसा है तो AC भी R में होना चाहिए, AC भी R में होना चाहिए। तो इसमें भी हमको ये मानना पड़ेगा, ऑलरेडी मान लेते हैं, माना दो त्रिभुज हैं, एक T1 है एक T2 है, T1 और T2 R में है, पहले से मान लिए, तथा अब जहां पे ये खत्म हुआ, खत्म कहां हुआ, T2 पर, तो एक नया बनाएंगे जो कि T2 से शुरू होगा। T2 T3 भी R में है, ये मान लिए। अगर ऐसा है तो इस बात का मतलब क्या निकलता है, इस बात का मतलब ये निकलता है कि T1 T2 के सर्वांग सम होगा, T1 T2 के सर्वांग सम होगा, तथा T2 T3 के सर्वांग सम होगा, T2 T3 के सर्वांग सम होगा। मान लीजिए ये एक त्रिभुज है T1, T1, अब T1 भैया T2 के सर्वांग सम है, तो T2 भी बिल्कुल T1 के जैसा ही होगा, क्योंकि T1 T2 सर्वांग सम है, इसलिए T1 T2 एक जैसा होगा। अब आगे हमने ये भी बोला है कि T2 T3 भी R में है, यानी कि T2 T3 के सर्वांग सम है। अब क्योंकि T2 T3 के सर्वांग सम है, तो T3 बिल्कुल T2 के जैसा होगा, T3 बिल्कुल T2 के जैसा ही होगा। तो भैया T1 भी T2 के जैसा, T1 भी T2 के जैसा, T3 भी T2 के जैसा, T3 भी T2 के जैसा। तो सिंपल सी बात है, यहां पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि T1 बिल्कुल T3 के जैसा होगा, यानी कि T1 T3 के सर्वांग सम होगा। अगर ऐसा है तो हम लोग लिख सकते हैं कि T1 भी T3 के सर्वांग सम होगा। अब क्योंकि T1 T3 के सर्वांग सम है, T1 T3 के सर्वांग सम है, तो इस संबंध में वो आ सकता है, क्योंकि इस संबंध में वही आता है जब पहला वाला त्रिभुज दूसरे वाले त्रिभुज के सर्वांग सम हो। तो यहाँ पर T1 T3 के सर्वांग सम है, इसलिए T1 T3 भी R में आ जाएगा, T1 T3 भी R में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये प्रूव कर दिया कि यदि T1 T2 R में है और T2 T3 भी R में है, तो T1 T3 भी R में है, T1 T3 भी R में है। इसका मतलब हम यहां पर ये बोल सकते हैं R संक्रामक है, R संक्रामक है। तो हमने यहां पर ये सिद्ध कर दिया कि जो ये संबंध दिया गया है वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो यहां पर हम फाइनली एक लाइन लिखेंगे, चूंकि R स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक तीनों है, अतः R एक तुल्यता संबंध है। यही हमको सिद्ध करना था, R तुल्यता संबंध है। उम्मीद करते हैं आपको काफी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में बोला गया है, कह रहा है मान लीजिए L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। L क्या है? L यहां पर है, L समतल में स्थित समस्त रेखाओं का
समुच्चय। और एक संबंध दिया गया है, R दिया गया है एक संबंध। R एक ऐसा संबंध है, कह रहा है जिसमें L1 L2 आता है, L1 L2 से संबंधित है। अब L1 L2 क्या है? रेखाएं हैं, और ऐसी रेखाएं हैं कि कह रहे हैं L1 L2 पर लंब है। ऐसी रेखाएं हैं कि L1 रेखा L2 रेखा पर लंबवत है। ओके, तो R समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए R सममित है, किंतु यह न तो स्वतुल्य है और न संक्रामक है। इस बार हमको ये बताना है कि ये सममित तो है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य के लिए देख लेते हैं भैया। तो यहाँ पर जो समुच्चय दिया गया है पहले उसको समझ लेते हैं। L क्या है? समतल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय। तो समतल पर हम लोग ऐसे बहुत सारी रेखाएं बना सकते हैं, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, दुनिया भर की रेखाएं इस पर बना सकते हैं हम लोग। जितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं सब की सब इसमें आने वाली हैं। कैपिटल L एक ऐसा समुच्चय है जिसमें समतल पर स्थित सभी रेखाएं आ जाएंगी। ये समतल पर स्थित रेखाओं का एक समुद्र है। अब इसमें दुनिया भर की बहुत सारी रेखाएं हैं, L1 L2 L3 L4 L5, दुनिया भर की इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं। तो इसमें से कोई भी रेखा उठा लीजिए, कह रहे हैं प्रत्येक L1 बिलोंग्स टू L के लिए कोई भी एक रेखा L1 उठा लीजिए जो कि L में मौजूद है। तो ये बताइए कि क्या L1 L1 R में होगा? क्या L1 L1 R में होगा? अब कैसे पता चलेगा? अब इस संबंध में कौन आता है? इस संबंध में वही रेखाएं आती हैं जब पहली वाली रेखा दूसरी वाली रेखा के लंबवत हो। तो क्या L1 L1 के लंबवत होगा? क्या कोई एक रेखा खींच दे, मान लीजिए L1 रेखा है, अब दूसरी रेखा भी L1 ही है, दूसरी रेखा भी L1 ही है, L1 के ऊपर ही L1 आ गया, तो भैया कोई भी रेखा खुद के ही लंबवत हो ही नहीं सकती। हम लोग ऐसे लिख देंगे कि कोई भी L1 उठा लीजिए जो कि L में है, कभी भी भैया L1 के ही लंबवत नहीं हो सकता। हमने काट दिया, L1 के लंबवत नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि L1 R में नहीं हो सकता। हमने यहाँ पर काट दिया, L1 R में नहीं है, इसका मतलब R स्वतुल्य तो बिल्कुल भी नहीं है, R स्वतुल्य नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग सममित के लिए। तो इसमें हम लोग पहले ही मान लेंगे, माना कि दो रेखाएं L1 L2 पहले से R में मौजूद हैं, माना L1 L2 R में हैं। अब L1 L2 R में हैं तो इसका मतलब यही निकलता है कि भैया L1 L2 के लंबवत जरूर होगा, क्योंकि R में है तो L1 L2 के लंबवत जरूर होगा। इस बात का यही मतलब निकलता है। अब देखिए, हम यहाँ पर एक रेखा बना रहे हैं L1, ये L1 रेखा हो गया। अब एक रेखा बना रहे हैं L2, क्योंकि L1 L2 लंबवत हैं तो L1 के लंबवत एक रेखा बना रहे हैं L2, ये L2 रेखा है जो कि L1 के लंबवत है। तो ये बताइए, अगर L1 के लंबवत L2 है तो क्या L2 के लंबवत L1 नहीं होगा? बिल्कुल होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा। L1 के लंबवत यहाँ पर अगर L2 है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो L1 के लंबवत L2 है तो बिल्कुल L2 के लंबवत L1 भी होगा। रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी, तो इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि L2 लंबवत L1 होगा। अब भैया जब L2 लंबवत L1 होगा, है ना, तो L2 L1 भी R में मौजूद होगा, L2 L1 भी R में मौजूद होगा। तो हमने शुरुआत किया था यहां से, L1 L2 R में है, कहां पहुंच गए कि L2 L1 भी R में है। तो अगर ऐसा होता है तो बोलते हैं कि R सममित है। अब बात करते हैं संक्रामक के लिए। तो इसके लिए हमको मानना पड़ेगा, माना कि L1 L2 भी R में है
और एक और मानना पड़ेगा, तथा L2 L3 भी R में है। अब हमको ये बताना है कि क्या L1 L3 भी R में होगा, ये हमको बताना है। तो कैसे बताएंगे? अब चलिए थोड़ा इसको समझते हैं। हमको क्या करना है, पहले खुद को समझाना है कि भैया ऐसा होगा कि नहीं होगा। एक बार अगर खुद को समझ में आ जाता है, फिर उसको हम लोग अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए, अब क्योंकि हमने ये मान लिया कि L1 L2 R में है, इसका मतलब कि L1 लंबवत L2 होगा, और हमने ये भी मान लिया है कि L2 L3 भी R में है, इसका मतलब L2 L3 भी लंबवत होगा। अब इसको फिगर बना के थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए, L1 L2 लंबवत है, तो यहाँ पर हम एक रेखा बना रहे हैं L1, ये मान लीजिए L1 रेखा है, और इसके लंबवत है L2, इसके लंबवत है L2। अब L1 L2 के लंबवत है, उसके बाद L2 L3 के लंबवत है, L2 L3 के लंबवत है, तो L2 यहाँ पर है तो L3 कुछ ऐसा होगा, ये मान लेते हैं L3 रेखा है, ये L3 रेखा है। अब L2 L3 के लंबवत है, तो अब हम लोग नोटिस करते हैं L1 और L3 को। तो L1 और L3 को नोटिस करिए, अगर ऐसा है तो L1 और L3 आपस में समांतर हो गए, आपस में समांतर हो गए। L1 और L3 आपस में लंबवत नहीं है। अब चूंकि L1 L3 आपस में लंबवत नहीं है, इसलिए वो इस संबंध में नहीं शामिल हो सकते। तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं, यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर ऐसा होगा तो L1 L3 के समांतर होगा, L1 L3 के समांतर होगा, या इसका दूसरा मतलब ये है कि L1 L3 के लंबवत नहीं हो सकता। और जब L1 L3 के लंबवत नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि L1 L3 R में नहीं है। जब L1 L3 R में नहीं है, तो यहां से हम लोग ये निष्कर्ष निकालेंगे कि R संक्रामक नहीं है, R संक्रामक नहीं है। अब देखिए, एक छोटू सा क्वेश्चन है, इसको हमने पिछली वीडियो में आपको भर भर के समझाया था। यहाँ पर क्या दिया है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R बराबर इतना द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु न तो सम्मित है और न संक्रामक है। यहाँ पर जो समुच्चय दिया गया है उसको मान लेते हैं समुच्चय A, जिसका अवयव है 1 2 3, और जो यहाँ पर संबंध दिया गया है उसमें है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। अब देखिए, सबसे पहले स्वतुल्य के लिए क्या हो जाएगा भैया? अब स्वतुल्य के लिए देखिए, इसमें 1 है तो इसमें 1 1 है, 2 है तो 2 2 भी है, 3 है तो 3 3 भी है, तीनों मिल गया, यानी कि ये स्वतुल्य होगा। तो यहाँ पर सिंपली हम लिख देंगे, चूंकि 1 1 एप्सिलॉन R, 2 2 एप्सिलॉन R तथा 3 3 एप्सिलॉन R है, अतः R स्वतुल्य है, R स्वतुल्य है। सिंपल सी बात है। अब देखते हैं सम्मित के लिए। तो सम्मित के लिए 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, 2 2 का उल्टा 2 2 ही होता है, 3 3 का उल्टा 3 3 ही होता है। अब यहाँ पर 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। तो किसी एक भी अवयव के लिए अगर गलत हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि सम्मित नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं इसको, चूंकि 1 2 R में है लेकिन 2 1 R में नहीं है, अतः R सम्मित नहीं है, R सम्मित नहीं है। अब देखते हैं संक्रामक के लिए। हमने आपको बताया था कि 1 1 2 2 3 3 ये जो डबल वाले होते हैं, जिनमें दोनों सेम होता है, वो हमेशा संक्रामक के लिए पास हो जाते हैं। तो इनको चेक करने की जरूरत नहीं है। चेक करने की जरूरत है 1 2 को और 2 3 को। तो सबसे पहले हम लोग 1 2 को चेक कर लेते हैं। अब 1 2 में देखिए, 1 2 में क्या हो रहा है, इसमें 1 2 है
और 2 से शुरू होने वाला इधर 2 3 भी है, 1 2 है 2 3 भी है, तो 1 3 होना चाहिए संक्रामक के लिए, लेकिन इसमें 1 3 नहीं है, 1 3 नहीं है, अतः ये संक्रामक भी नहीं होगा। तो इसको अपनी भाषा में यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? लिखेंगे चूंकि 1 2 R में है तथा 2 3 R में है, लेकिन 1 3 R में नहीं है, अतः R संक्रामक नहीं है।